नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है और आपका यहाँ आना इस बात को दर्शाता है कि आप कोई आम छात्र नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का। और चलिए इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर उपस्थित बच्चों में हीना मलिक, पूनम मेघवाल और पूजा, शांध्या, खुशी, दीशु, दीक्षा, तान्या, प्रतिमा, हीना, दीपक, शिवम, शुभम, ठीक है, दीपक, दोबारा से आकाश, तान्या, पंकज, रोहिणी, ठीक है, प्रतिमा, जयवीर सिंह सेंगर, ठीक है, डिशु। बहुत सारे बच्चे तगड़े तरीके से आ चुके हैं। अब कमेंट का नाम ले पाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने अब गति बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीशू मेरे भाई, डीशू यहां आ जाओ। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो काफी आगे आ चुका था और हम आर्टिकल 15 को पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में चर्चा चल रही थी आर्टिकल 16 के बारे में, क्योंकि 15 तो हमने पढ़ लिया। तो अब आर्टिकल 16 की चर्चा चल रही है, तो आर्टिकल 16 के लिए तैयार रहिए और लिखिए आर्टिकल 16। अमी बोंगाली मनीष आमी छो तो उत्तर प्रदेश वासी ने। ठीक है, चल भाई मुझसे मत करो तुम काम। ठीक है, ये चलो आर्टिकल 16 लिखो, हेडिंग डालो आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में आप हेडिंग डालेंगे और समझेंगे आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 क्या है? तो बच्चे आर्टिकल 16 में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलो जैसे आपको यहां लिखता है अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अवसर किस चीज का? सरकारी नौकरी का अवसर, अवसर की समानता। और यहां अवसर किस चीज का, इसको आप ऐसे लिखिए मॉडिफाई करके, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में बच्चे अवसर की समानता। ठीक है, चलो तो होता क्या है, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, इन पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। तो जो पब्लिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसके अंतर्गत आपको राइट टू इक्वालिटी एक मिलता है। ठीक है, उसके बारे में यहां पर बात कही गई है। सरकार की नजरों में आप सभी के लिए जो जॉब प्रोवाइड की जाती है उसमें आप सभी इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन सर इसमें हम देखते हैं रिजर्वेशन होता है। वो रिजर्वेशन कैसे होता है, देखो उसमें आप समझती है, दो आपको क्लॉज देखने को मिलते हैं। जैसे 16 का थर्ड आपको देखने को मिलेगा, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। आपने देखा होगा जो कट ऑफ जाती है ना, आपका पेपर देख के आते हो कट ऑफ जाती है, तो महिलाओं की कट ऑफ थोड़ा नीचे जाती है। ठीक है, थोड़ा नीचे जाती है ना महिलाओं के कट ऑफ, तो उसके बारे में थोड़ा बताया जाता है कि महिलाओं के लिए विशेष उपबंध इसमें कराए जाते हैं। महिलाओं के लिए इसमें विशेष उपबंध कराए जाते हैं। के लिए राज्य सरकार विशेष उपबंध कर सकती है, के लिए सरकार विशेष उपबंध कर सकती है, ये सरकार विशेष उपबंध कर सकती है, विशेष उपबंध कर सकती है, कर सकती है। तो कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, विशेष उपबंध यहां पर कर सकती है। ठीक है, चलो तो समझना, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो वुमेन की जो मेरिट कट ऑफ नीचे जाती है उसके पीछे का रीजन है ये। ठीक है, नेक्स्ट 16 का 4, ये होता है कमजोर वर्गों के लिए अवसर की समानता में विशेष प्रावधान किया जाना। कमजोर वर्गों के लिए
कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, सरकार द्वारा विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। तो दरअसल अब इसको भी समझ लीजिए, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किस भांति कार्यरत है, इसको समझेंगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकन क्लासेस, फॉर वीकन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकन क्लासेस। जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वीकन क्लासेस के लिए, कमजोर वर्गों के लिए। अब बेटा यहां कमजोर वर्ग कौन कौन से होते हैं वो समझिए। बेटा है कमजोर वर्गों की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी एंड अदर्स। अदर्स में बेटा क्या इसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है? जी हां, ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल होता है। अब 16 का पहला और दूसरा क्लॉज जरूरी नहीं है। पहला क्लॉज यही है, नौकरी के अवसर की समानता। दूसरा क्लॉज ये है कि जब कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब का नोटिस दिया जाएगा तो वो हर एक वर्ग को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कभी कोई ऐसी जॉब नहीं निकलेगी जो सिर्फ एससी के लिए हो, जो सिर्फ एसटी के लिए हो, ऐसी जॉब नहीं हो सकती। ये 16 के 2 में है, ठीक है सर। एक तो हम 15 के 4 में भी पढ़े थे बेटा, 15 के 4 में लिखा गया है कि भाई किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना किया जाए। यहां लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी के अवसर के लिए भी इसमें क्या किया जा सकता है बच्चे, इसमें विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। 16 के आर्टिकल के क्लॉज 4 में लिखा है, ठीक है। चलो और बताओ कैसे हो आप? इसका टॉपिक वही फंडामेंटल राइट है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बच्चा है जो दीक्षा कर रहा है, ठीक है। क्या परेशानी है भाई यादव जी आपको? कनौजिया क्या दिक्कत है? अरे जो भी डाउट है बता दीजिए। अच्छा, एक बैच आपको और देखने को मिल जाएगा, मेयर और विकास सर का ना एक मर्ज बैच आ रहा है जिसको मेयर विकास सर करा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग आप करियर विल पे जो हमारा टेक्निकल नंबर होता है वहां कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो बैच आ रहा है, वो हमारा 10 तारीख से स्टार्ट होगा। और वो हमारे स्टेट स्पेशल का सेक्शन होता है ना कि ऐप के ऊपर स्पेशल जो है स्टेट स्पेशल है, सब्जेक्ट स्पेशल है, तो उनमें आपको वो देखने को मिल जाएगा, देखना उसको। अच्छा बैच है वो भी। ठीक है विशाल, ना माने भाई तू है, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 के बारे में नमस्ते प्रताप भाई। आर्टिकल 17 हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 किस भांति कार्य करता है वो समझिए। सर ये बात करता है छुआछूत के अंत के बारे में, छुआछूत के अंत के बारे में बात करता है। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत इसकी बात करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन आपको यहां देखने को मिल जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता, स्पर्श, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब ये अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या होता है? ये होता है अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है। चलो याद रखना, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी याद रखना, ठीक है। चलो अब इसमें समझिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी को छूने से कोई अछूत हो जाएगा, उस चीज को इसमें रोका जाता है, ठीक है, याद रखना। ओके चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 18, ये एक बच्चे को दिक्कत है, सचिन नाम के को, देखना क्या है इसका, रोको एक मिनट सचिन को। फाइनल गुड है, इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होते हैं, मॉनेटरी वैल्यू क्या होते हैं, रिप्लाई नहीं देते आप। सचिन बेटा पॉलिटी की क्लास चल रही है। हालांकि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो किसी सामान का जो लास्ट उत्पाद होते हैं। मान के चलिए आपका मिल्क है, मिल्क हो जाएगा आपका रॉ,
ये रॉ प्रोडक्ट हो जाएगा। मिल्क से आपने पनीर बना लिया, या मिल्क से आपने खोआ बना लिया, खोया बना लिया, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी फर्क क्या है इसमें? इंटरमीडिएटरी में, इंटरमीडिएटरी का मतलब यह है कि इससे आप कुछ और भी बना सकते हो, या इसको ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद इसी से पनीर से आपने मिठाई बना ली, इससे पनीर से आपने मिठाई बना ली, या इस खोए से भी आपने मिठाई बना ली, या पनीर से आपने कोई मतलब पनीर और मटर की सब्जी बना ली, तो ये फाइनल गुड हो जाएगा। रॉ, इंटरमीडिएट, फाइनल। एक कैपिटल गुड भी होता है। कैपिटल गुड क्या होता है? बेसिकली जिससे कोई और वस्तु बनाई जाए वो कैपिटल गुड होता है। एक कैपिटल गुड भी होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अब कैपिटल गुड क्या होती है? जैसे मशीन, ठीक है, मशीन एक कैपिटल गुड है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब बेटा अब यहां पे टॉपिक को करने दो, बीच में ऐसे बोलोगे तो बढ़िया मजा नहीं आता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। वो आप बहुत देर से कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने आपको रिप्लाई दिया। आर्टिकल 18 में लिखा हुआ उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इसको बोलते हैं एबोल्यूशन ऑफ, एबोल्यूशन ऑफ, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात होती है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या होता है, उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है। जो टाइटल्स लगे हुए होते हैं, नाम के साथ टाइटल्स लगे हुए होते हैं, वो नहीं चलेंगे, ठीक है। चलो, नहीं चलेंगे, वो चीज यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स में। अब जैसे मान के चलो कि आपके नाम के आगे, जैसे वो सुना होगा ना राव साहब, कि नाम नहीं बताया कदी गाड़ी रोक टोल पे, यारा की पिचान हुआ काली गली कारते, कल्ली बस तू है जो नाम लेके बोल रहा है, नहीं बाकी सारे राव साहब का मैं तेरे यार थे। तो भाई ये एक टाइटल है, ये अडॉप्टेशन नहीं हो सकता। इवन जो राजपूत है दैट इज ऑल्सो ए टाइटल, इसका भी अडॉप्टेशन संभव नहीं था, अब है। दरअसल राजपूत का अर्थ होता है जो राजा का पुत्र हो, जो एक टाइटल की भांति प्रयोग में लाया जाता था। अब बहुत सारे राजपूत होते हैं जो अपने सरनेम के बाद अलग अलग नाम लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे राजपूत भी लगाते हैं। रीजन क्या है कि अब ये एक सरनेम भी बन चुका है। कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले ये सिर्फ एक टाइटल था, लेकिन अब ये सरनेम भी बन चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। तो उपाधियों का इसमें अंत किया गया। कोई भी अपने नाम के साथ, जैसे राय बहादुर हो गया, राव साहब हो गया, ठीक है, ये सब टाइटल यूज नहीं हो सकते थे। नाइटहुड हो गया, केसरे हिंद हो गया, ये सब। अच्छा, इसके अंदर ना 18 के अंदर ही आपको एक देखने को मिलता है कि अगर आप विदेश में भी कोई उपाधि ग्रहण करते हो तो राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदेशों में भी, विदेशों में भी उपाधि ग्रहण करने से पहले, उपाधि ग्रहण करने से पहले, ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, आज्ञा। इट इज नेसेसरी टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिफोर टेकिंग एनी टाइटल इन फॉरेन ऑल्सो। आप भारतीय नागरिक हैं, विदेश में कोई अगर उपाधि लेते हैं तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लो, तभी ले सकते हैं। ये बात इसमें बताई गई है। अब जैसे, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद आपको देखने को मिलते हैं। अपवाद जैसे आप अपने नाम के साथ जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, मिलिट्री हैं, तो उसके लिए आप इसमें टाइटल अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मिलिट्री वाली हैं आपकी सैन्य, आप सैन्य उपाधियां धारण कर सकते हैं, सैन्य उपाधियां। अब सैन्य उपाधियां कैसी होती हैं, मिलिट्री टाइटल्स कैसे होते हैं, मिलिट्री टाइटल्स आपके कैसे होते हैं? देखो बच्चे, मिलिट्री टाइटल्स जैसे कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, ठीक है, हवलदार। हवलदार तो खैर नहीं होती, पर ऐसे टाइटल यूज हो जाते हैं। हवलदार भी बेटा बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है। भारत का पहला वीर सम्मान पता है, एक हवलदार जी को ही गया था। इसमें लिख लेना मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। तो ये सारे के सारे जो सरनेम है वो यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शन है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे आपकी कुछ डॉक्टरेट की होती हैं, डॉक्टरेट की उपाधि भी आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टरेट, डॉक्टरेट आप नाम के आगे डॉक्टर लिखा देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पीएचडी के बाद प्राप्त होती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के बाद प्राप्त होती है, तो वो भी आप यहां पे अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, एक केस होता है आपका बालाजी राघवन केस ऑफ 1995, बालाजी राघवन केस, राघवन का केस है 1995 का। इस पे जो मतलब इसका फैसला जो आता है, डिसीजन जो आता है, वो आता है
1996 में, 1996 में आता है डिसीजन। इसमें कहा गया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किसी भी प्रकार से, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किसी भी प्रकार से टाइटल नहीं हो सकते, वो एक अवार्ड है। इसमें कहा गया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये नाम के साथ प्रयोग में लाए जाएंगे पुरस्कार। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों क्या हैं बाबू, ये दोनों पुरस्कार हैं, ना कि उपाधि, पुरस्कार हैं। तो कहा गया कि दीज आर अवार्ड, अर्थात ये हैं पुरस्कार मेरे बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा इस पर याद रखिएगा। ठीक है, चलो। एडवोकेट नहीं, एडवोकेट नहीं लगाना चाहिए, एडवोकेट भी आपकी डिग्री होती है, वो दैट इज डिग्री। ठीक है, चलो। अब दीपांशी नाम की एक बच्ची है, जब से क्लास में आई एक ही कमेंट कर रही है, सर आपने पीछे वाली क्लास में एजुकेशन नहीं लिखवाया। बेटा एजुकेशन फंडामेंटल राइट में शुरुआत में था ही नहीं। और अगर आप ये जो कमेंट अभी कर रही हैं ना, अगर आप 10 मिनट रुक जाती तो आपको पता भी लग जाता, पर नहीं, मैं तो कमेंट करूंगी, तो करिए कमेंट। आगे जब आएगा फिर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो जी। क्या आप इस बात को समझ पाए? जब आप समझ जाएं तो फटाफट बताना। नोट किया आपने? अद्भुत, अद्भुत। इसके बाद बेटा आपके यहां पे समानता के जो अधिकार है वो होते हैं समाप्त। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। 19, 20, 21, 22 क्यों है, कैसे हैं, कब है? ठीक है, चलो। ठीक है साधना, टेंशन मत लो। बेटा दीपक, आपको भी प्रोविजंस मिले हैं। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सर आपका और विकास सर का बैच कितने रुपए का है? बेटा वो चेक कर लेना आप, ठीक है, चेक कर लेना, आया होगा, अभी मैंने उसको देखा नहीं है, एक बार चेक कर लेना। सब्जेक्ट स्पेशल में होगा या कॉल करके पूछ लेना। अभी जैसा मैंने यहां बताया, इसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब होता है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं 19 से लेके 22, 19 से लेके 22, यानी कि बात हुई 19, 20, 21, 22 चारों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें आप हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 19। सबसे पहले आप हेडिंग ही डालेंगे आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 को समझने का करेंगे आप प्रयास। क्या है आर्टिकल 19 को समझने का प्रयास, समझिए। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल 19 के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इसके अंदर आपको बताया गया है वाक व अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए, अब 19 के फर्स्ट के ए में आपको देखने को मिलती है वाक व अभिव्यक्ति की आजादी। वाक व अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात होती है, जैसे इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको यहां देखने को मिल जाएगी।
ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको यहां देखने को मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो आपको देखने को मिलता है बच्चे। यहां पे क्या होता है बोलने का, ठीक है। अब यहां पे मैं ना कुछ पॉइंटर्स लिख रहा हूं, उसको एबीसीडी में डिवाइड मत करना, वो इसी के अधीन शामिल होते हैं। अब जैसे सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलता है बोलने की आजादी, आप बोल सकते हैं। चुप रहने की आजादी, चुप रह सकते हैं। सवाल पूछने की आजादी, सवाल पूछ सकते हैं। या फिर इसके अंदर झंडा फहराने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रश्न पूछने का अधिकार, ये सब के सब शामिल होते हैं अभिव्यक्ति में। याद रखेंगे। आपको मान के चलिए कि आपको कोई बढ़िया लग रहा है, आप जाके पूछ सकते हैं कि आप तो जी मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आप किस प्रकार के साबुन का प्रयोग करते हैं। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, अगर सामने वाला ऑफेंड हो गया इस बात से, तो इसका मतलब आपने उसके मौलिक अधिकारों को मतलब खंड बंड कर दिया, ठीक है। तो वो भी उसके बारे में समझना होगा। इसमें समझिए बोलने की आजादी, आजादी, बोलने की आजादी का मतलब ही क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको यहां देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा है बच्चे यहां पे प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, राइट टू आस्क क्वेश्चंस, और राइट टू आस्क क्वेश्चंस, और राइट टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, राइट टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा चुप रहने का अधिकार, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार, और राइट टू रिमेन साइलेंट, और रिमेन साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट। इसमें चुप रहने का अधिकार आपके पास है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है बोलने की आजादी, प्रश्न पूछने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। एक और इसमें आपको देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है जी आपको जानने का अधिकार, आपको जानना चाहते हैं, जानने का अधिकार। आपके खिलाफ अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसको जानने का आपको पूरा अधिकार होगा, ठीक है। तो जानने का अधिकार, राइट टू नो, ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप जान पाएंगे पूरा। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें देखने को मिलता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको देखने को मिलता है, प्रेस की स्वतंत्रता। और लास्ट पॉइंट आपको इसमें देखने को मिल जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बाद कि भाई झंडा फहराने का अधिकार, वो भी यहीं पे आता है, झंडा फहराने का अधिकार। और राइट टू फ्लैग होइस्ट भी इसी में आता है, और राइट टू फ्लैग होइस्ट, होइस्ट भी इसी में आता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। और बच्चे इसके अंदर आता है आपका ध्वज फहराने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार, का अधिकार। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मैंने ऑर्डर इसका यही होना चाहिए, या जिस क्रम में लिखे इसी क्रम में होना चाहिए? जरूरी नहीं है, आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी अगर मैं बात बताऊं, जैसे वाक व अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका ही हिस्सा ये है। वाक व अभिव्यक्ति का मतलब ही होता है ये सारी बातें जो मैं यहां बताई, यही वाक व अभिव्यक्ति का एक हिस्सा होता है, ठीक है। याद रखेंगे, बढ़िया। अब ये आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 फर्स्ट का बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इन सब को हमें देखना होगा, लेकिन पहले मुझे बताएं क्या आपको ये समझ में आए? हाय हाय भाई मनीष, कैसे हो? सर हम दूसरे देश का अपने यहाँ फ्लैग फहरा सकते हो, ठीक है, बशर्ते उसकी वजह से किसी दूसरे को
जो है हानि या फिर मतलब बदसलूकी महसूस ना हो, और वो जो राष्ट्र है वो मित्र राष्ट्र हो, हमारा दुश्मन राष्ट्र ना हो। प्रेस क्या होती है? मीडिया। मीडिया होती है बेटा प्रेस। प्रेस मीडिया। सुषमा, लिखो आगे। आर्टिकल 19 फर्स्ट का भी इसमें देखने को मिलता है, शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने का अधिकार। शांतिपूर्वक ढंग से एकत्र होने का अधिकार। एकत्र होने का अधिकार। अधिकार। राइट टू पीसफुल गैदरिंग। राइट टू पीसफुल गैदरिंग। राइट टू पीसफुल गैदरिंग। राइट टू पीसफुल गैदरिंग। पीसफुल गैदरिंग भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो। पीसफुल गैदरिंग भी बेटा आपको यहां देखने को मिल जाएगा। 19 फर्स्ट का सी, संघ बनाने का अधिकार। राइट टू क्रिएट ए यूनियन का अधिकार। राइट टू क्रिएट अ यूनियन। राइट टू क्रिएट अ यूनियन। राइट टू क्रिएट अ यूनियन। ठीक है, चलिए। सर आंदोलन करना भी हो सकता है बेटा, आंदोलन करना भी पहले में ही होगा, बशर्ते उसके आपके आंदोलन की वजह से किसी और पर्सन को दिक्कत ना हो, है ना। राइट टू क्रिएट अ यूनियन, संघ बनाने का अधिकार। अच्छा, इसी के अंदर आपको एक और आइटम देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपको देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। सहकारी समिति भी इसी के थ्रू बनती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले नहीं बनती थी, 2011 के बाद बन रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको देखने को मिल जाती है। क्या रखें, बढ़िया। अब आर्टिकल 19 फर्स्ट का डी देखिए, सी के बाद डी। डी के अंदर है भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। कहीं भी घूमने का अधिकार। कहीं भी घूमने का अधिकार। घूमने का अधिकार। राइट टू, राइट टू roam in India. Roam anywhere. Right to roam anywhere in India. कहीं भी आप इसमें घूम सकते हैं भारत के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब 19 फर्स्ट का ई देखिए। ई है कहीं भी बसने का अधिकार। भारत में कहीं भी आप बस सकते हैं। भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। कहीं भी बसने का अधिकार। बसने का अधिकार। बसने का अधिकार। कहीं भी बसने का अधिकार। राइट टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया। टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया। राइट टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, याद रखना। अब 19 फर्स्ट का एफ, ये वर्तमान में नहीं चलता बेटा। ये भारत में कहीं भी संपत्ति रखने का अधिकार है। भारत में कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार ये होता है। भारत में कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार। कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार। संपत्ति सही तो लिखा है, संपत्ति खरीदने का अधिकार। अधिकार।
राइट टू बाई प्रॉपर्टी एनीवेयर इन इंडिया। प्रॉपर्टी राइट आपको देखने को मिलता है। अब वर्तमान में ये काम नहीं करता, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में ये काम नहीं करता, 44th CAA के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। 1978 में मेरे बच्चे इसको हटा दिया गया। क्या आप याद रखेंगे? जी हां। 19 फर्स्ट के F के बाद G। जी 19 फर्स्ट के G में लिखा हुआ राइट टू चूज लाइवलीहुड। राइट टू चूज लाइवलीहुड। भारत में कहीं भी आजीविका चुनने का अधिकार, कहीं भी आजीविका चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार, अधिकार। तो राइट टू चूज लाइवलीहुड आता है ये, राइट टू चूज लाइवलीहुड आता है। राइट टू चूज लाइवलीहुड आता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं सारे आर्टिकल्स। इसमें सिर्फ ये वर्तमान में काम नहीं करता। ये बेटा आपका आर्टिकल 19 है, जो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। बहुत जरूरी आर्टिकल्स में से एक है, बहुत सवाल बनते हैं पेपर में। अब अगर समझ में आया हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 20, 21, 22 को समझते हैं। ये कौन है? ये कोमल कंवर। बेटा क्या परेशानी है बेटा? बेटा कोमल कंवर, क्या परेशानी है? क्या हुआ आपको? हम्म, पता नहीं, कुछ कह रहे थे, समझ में नहीं आया कोमल क्या कह रहा था। हम्म, नहीं, पहले इन्हीं को देखने दो ना। पहले आप नोट कर दीजिए, पहले इनको देखने दीजिए। नमस्ते भाई। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं बाबू, आर्टिकल 20 देखते हैं। साधना बेटा, इस बारे में हम चर्चा कर लेंगे, टेंशन मत लो। सर हनी सिंह दुबई में रहता है, उसकी सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की है। ठीक है, चलो। अब बेटा समझिए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में है दरअसल दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, राइट विद रिलेटेड टू कन्विक्शन। आर्टिकल 20, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, चलो। तो राइट विद रिलेटेड टू कन्विक्शन, राइट्स रिलेटेड टू कन्विक्शन, टू कन्विक्शन, दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसे इसमें 20 का फर्स्ट आपको देखने को मिलता है, अपराध की सजा, अपराध की सजा, अपराध किए गए के अनुसार, अपराध की सजा उस हिसाब से तय होगी, उस हिसाब से तय होगी, अपराध की सजा उस हिसाब से तय होगी जब अपराध किया गया था, जब अपराध किया गया था।
तो जो अपराध की सजा है वो उसी हिसाब से तय होगी जब अपराध किया गया था। पनिशमेंट will be decided according punishment will be decided according the time when crime committed. जब क्राइम कमिट किया गया है उस समय के हिसाब से तय होगा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए ठीक है ओके। 20 का सेकंड, 20 का सेकंड। अब 20 के सेकंड में बताया गया है कि बच्चे आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दोहरा दंड नहीं मिलेगा, 2 बार सजा नहीं। इसको बोलते प्रोहिबिशन ऑफ डुअल पनिशमेंट। पनिशमेंट या फिर प्रोहिबिशन ऑफ डुअल पनिशमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ डुअल पनिशमेंट, पनिशमेंट याद रखेंगे। फिर आता 20 का 3, 20 के 3 को जाना जाता है आत्म अभिशंसा, आत्म अभिशंसा, आत्म अभिशंसा। आपको आपके ही विरुद्ध सबूत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको आपके ही विरुद्ध, आपको आपके ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साक्ष्य प्रस्तुत के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। Will not forced, you will not be forced, you will not be forced to give proof against you. Will not be will not be forced to provide, ठीक है, एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक बात है, याद रखेंगे, बढ़िया। तो ये बच्चे 20 आर्टिकल के बारे में बताई गई चीजें थी जो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। आर्टिकल 20 के बारे में जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ये जरूरी थी, तो इनके आप समझ लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। अब हम बात करेंगे बाबू आर्टिकल 21 के बारे में। थोड़ा इसमें ना हल्का सा भी समझने में हल्की सी दिक्कत आ रही होगी, एक दोबारा पढ़ो कि अपराध की सजा उस हिसाब से तय होगी जब अपराध किया गया हो। अगर किसी को अपराध मिला है ना, किसी को सजा मिली, तो वो उस हिसाब से डिसाइड होगी जब उसने अपराध किया था उस टाइम पे जो भी सजा रही हो। सर राइट टू डेथ विद डिग्निटी चला है किसी स्टेट में, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा? बेटा स्टेट में चला है पनिशमेंट के रिगार्डिंग, पुलिस व्यवस्था के द्वारा चलाया गया है, तो संविधान में परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल 21, ठीक है, याद रखें। अब आर्टिकल 21 के अधीन अगर मैं समझाना चाहूंगा आपको, आर्टिकल 21 में मैं क्या समझा सकता हूं? दैट इज दैहिक व प्राणों की स्वतंत्रता, दैहिक व प्राणों की स्वतंत्रता, प्राणों की स्वतंत्रता। तो दैहिक व प्राणों की स्वतंत्रता इसको बोलते हैं राइट टू लिव, और राइट टू लिव। अब राइट टू लिव में कई सारी चीजें आती है। राइट टू लिव क्या होता है, राइट टू लिव क्यों है राइट टू लिव? बेटा राइट टू लिव के अंदर सबसे पहले तो ये चीज आती है, क्या भला?
मतलब आप कह सकते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, चलिए दूसरा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है पसंद का विवाह, मैरिज ऑफ चॉइस। पसंद का विवाह, मैरिज ऑफ चॉइस। मैरिज ऑफ चॉइस, मैरिज ऑफ चॉइस, पसंद का विवाह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा पसंद का विवाह हो गया, निजता का अधिकार हो गया, और बच्चे इसके अंदर होता है चिकित्सा पाने का अधिकार, फ्री फूड पाने का अधिकार, उसी में आता है चिकित्सा का अधिकार, राइट टू मेडिसिन, चिकित्सा, चिकित्सा पाना। इसका राइट टू क्लीन, राइट टू गेट ट्रीटमेंट, राइट टू गेट ट्रीटमेंट आएगा, ट्रीटमेंट। और बच्चे इसमें आता है फ्री फूड भी आता है इसमें। कुछ वर्गों के लिए फ्री फूड उपलब्ध कराना ये ड्यूटी होती है और उनका अधिकार होता है फ्री फूड प्राप्त करना। मैरिज ऑफ चॉइस तो कम ही लगता है, नहीं मैरिज ऑफ चॉइस होता तो है बेटा, अब लगता नहीं है वो बात अलग है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 21 में। अब एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया। अब आर्टिकल 21 में संशोधन कब किया गया वो बड़ी बात होगी, वो समझिए। अब आर्टिकल 21 में संशोधन किया जाता है 1976। सर विदेश जाने का अधिकार, हाँ बेटा वो इसी में होगा। पहले इसमें नहीं था, लेकिन 1978 के केस के बाद वो यहीं पर आएगा। कुछ केसेस होते हैं, 1978 में एक केस हुआ था, 1978 मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस। तो जो मेनका गांधी केस आपको यहां देखने को मिल रहा था 1978 का, इसके अंदर ये बात क्लियर की गई थी। क्या बात क्लियर की गई थी बेटा? 1978 के मेनका गांधी के केस में क्लियर किया गया कि भैया विदेश जाने का अधिकार इसी में शामिल होगा, राइट टू फ्लाई अब्रॉड, विदेश जाने का अधिकार, राइट टू फ्लाई अब्रॉड इसी में आएगा। विदेश जाने का अधिकार, राइट टू फ्लाई अब्रॉड बेटा इसी में आएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A की बात समझते हैं। आर्टिकल 21A देखने को मिलता है क्या भला बेटा? आर्टिकल 21 है दरअसल शिक्षा का अधिकार। एक बच्चा था बहुत देर से कमेंट पे कमेंट करे जा रहा था, सर शिक्षा का अधिकार पढ़ा दो, शिक्षा का अधिकार पढ़ा दो। ले भैया, शिक्षा का अधिकार शुरुआत में नहीं था। राइट टू एजुकेशन इनिशियली नहीं था, बहुत बाद में ऐड हुआ। राइट टू अधिकार, राइट टू अधिकार का राइट टू एजुकेशन शुरुआत में नहीं था। एजुकेशन शुरुआती तौर पर यह देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलो तो निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी का केस था। हाँ पुट्टा स्वामी केस था, निजता का अधिकार बिल्कुल था बेटा। बेटा यहां ध्यान दे लोगे थोड़ा सा। अब जैसे मैंने बताया शुरुआत में नहीं था, ये कब आया है सर? 86 संशोधन, संशोधन 2002। उसके बाद ही 21A4 अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया। ठीक है, चलिए अब एक और बात जैसे मैंने बताई, इसमें आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं ये इरिवोकेबल आर्टिकल होते हैं। आपातकाल की परिस्थिति में भी यह आर्टिकल रिमूव नहीं हो सकते, ये दोनों ही। ठीक है, आप समझिए नॉन रिवोकेबल आर्टिकल होते हैं, नॉन रिवोकेबल, नॉन रिवोकेबल, नॉन रिवोकेबल। ठीक है, चलिए अपरिवर्तनीय आर्टिकल होते हैं, अपरिवर्तनीय, वर्तनीय, अपरिवर्तनीय आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद, अपरिवर्तनीय अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं, नॉन रिवोकेबल। आपातकाल में भी यह रिमूव नहीं होते, आपातकाल में भी लागू होते हैं, आपातकाल में भी लागू, आपातकाल में भी लागू, लागू रहते हैं। ठीक है, याद रखिए। मेरे ख्याल से तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम आर्टिकल 22 देखेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात बेटा क्लियर हुई होगी।
ठीक है, बताइए भाई, नोट होते ही बता दो यार। यस सर जी, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात, अच्छा ये ऐसा कहां लिखा हुआ है कि आपातकाल में भी लागू रहेंगे? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 359 में, ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 359 कहता है इस बारे में कि यह आपातकाल में भी नहीं हट सकते। देशबंधु भाई मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। हेडिंग आर्टिकल 22, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आपको यहां देखने को मिल जाएगा। दरअसल गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कैसे है? राइट्स विद रेस्पेक्ट टू अरेस्ट। ये जो गिरफ्तारी होती है उसके संबंध में संरक्षण कैसा है? ठीक है, समझिए इसमें एक बात लिखी हुई है कि अगर आपको यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है, पहला कारण पूछने का अधिकार, राइट टू आस्क रीजन, कारण पूछने का अधिकार, राइट टू आस्क रीजन, आप कारण पूछ सकते हैं भाई क्यों गिरफ्तार हुआ है कोई। दूसरा, आप अपनी पसंद की जो छाट है उस छाट का वकील रह सकते हैं। पसंद की विधिक सहायता, लीगल एड ऑफ चॉइस। ठीक है, लीगल एड ऑफ चॉइस, तो आप अपनी पसंद की सहायता भी ले सकते हैं। द थर्ड पॉइंट हियर इज, ठीक है, 24 गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद, तारीख है 24 आवर्स में अदालत में पेशी, और ये जो पेशी होगी ये साधारण केसों में होती है, साधारण मामलों में, हर एक मामले में नहीं होती, साधारण मामलों में होती है, साधारण मामलों में। और इसमें यातायात समय हटाकर, यातायात समय अलग होता है। अरेस्ट होते हो तो उसमें ट्रैवल टाइम एक्सक्लूड होता है। ठीक है, चलो प्रेजेंट इन कोर्ट in 24 hours. These are general cases. ये जनरल केसेस होते हैं और इसमें ट्रैवल एक्सक्लूड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रख लेंगे और मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या बेटा आर्टिकल 22 में भी नहीं आएगी। अब आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, साधारण मामला ना हो तो बेटा, अगर साधारण मामला नहीं है तो कई बार पेशी होने में समय लग जाता है। जैसे केजरीवाल जी जब गिरफ्तार हुए तो कोर्ट में पेशी होने में इनको 72 घंटे लगे थे, क्योंकि साधारण मामला नहीं था, ईडी का केस था, इसलिए। ठीक है बेटा, संजना आपने जो पढ़ा हुआ है वो बेटा मेरे ख्याल से आपने कहीं से त्रुटिवश पढ़ लिया है, एक बार पुनः आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई आप सभी के साथ। तो जो कोर्स है ना जो मैंने बताया था वो आप वहां जाके देख सकते हैं, थोड़ा देख लेना। रेलवे की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, सीजीएल के लिए कर रहा है, सीएचएसएल के लिए कर रहा है, तो जीत राणा जीएस नाम का चैनल है, यूट्यूब पे फॉलो कर लेना। और छोटी मोटी डिटेल्स के लिए आप जीत राणा जो है .77 फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, अच्छा लगा मुझे, वो बैच जरूर देख लेना। ठीक है, शायद आया हुआ है, सब्जेक्ट स्पेशल वगैरह में चेक कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से अपना ख्याल रखो, मजे से रहो, एकदम हंसते गाते रहो अच्छे से। ठीक है, कल मिलूंगा अब आपसे, तब तक जय हिंद।